कर्म संपन्न होने के बाद जहाज डिजाइनर को लौटा दिया जाएगा। पर डिजाइनर ने सुझाव दिया कि पहले फ्रांस के तटीय बंदरगाह पर जाकर जहाज की मरम्मत करवा लो और साथ में आवश्यक सामान भी भर लो, क्योंकि जहाज पर खाना वैसे भी कम था। नीमो ने दयालुता से उस महिला को अपने पास रखा। जहाज पर अचानक 3 और लोग और एक कुत्ता आ गए। सुरक्षित रूप से उत्तर सागर तक पहुंच पाना लगभग असंभव था। दोनों की बातचीत सब कुछ सुन रही लड़की लीना ने छुपकर सब कुछ सुन लिया। वह बेचैन होकर नीमो को खींचकर पूछने लगी कि उसे कब जहाज से उतार दिया जाएगा। दरअसल लीना पहले भारत गई थी ताकि अपने मंगेतर को ढूंढे, पर अब नीमो ने उसे जबरन जहाज पर ले लिया था। और अब किस उत्तर सागर की बात हो रही थी। वह डरती थी कि अगर नीमो नाराज हुआ तो उसे समुद्र में फेंक दे। पर दोनों की बात आधी ही हुई थी कि बाहर से अचानक अजीब आवाज आई। समूहों में वाटर जीव काही जगहों पर स्मोर या स्पर्म भेल संकेत उनका अभिवादन कर रहे थे। सब लोग इस नजारे को देखकर दंग रह गए। केवल नीमो ने कुछ गलत महसूस किया। यह दृश्य केवल तभी दिखाई देता है जब कोई बहुत गहराई में जा रहा हो। वे तुरंत उपकरण कक्ष में पहुंचे और पाया कि गोता लगाने की गहराई पहले ही 100 मीटर से अधिक हो चुकी थी। और वहीं वॉरेन की वो लुंजी संभवतः इंजीनियर ऑपरेटर अब काम करना बंद कर चुका था। अगर समय रहते मरम्मत न हुई तो ऑक्सीजन खत्म होने से पहले गहरे समुद्र का दबाव उन्हें चपेट में ले लेगा और दबा देगा। निर्णायक क्षण में लीना बताती है कि उसके पास मरम्मत करने का तरीका है, पर नीमो किसी महिला पर परिंदे पैरोट पारोरेट जहाज की जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता था। जब वे घबराकर उपाय खोज रहे थे तभी एक कर्कश चीख जैसी करक करक की आवाज आई। कठोर जहाज की डंडी समुद्र तल के दबाव को और सहन नहीं कर पा रही थी। इस क्षण नीमो कप्तान भी मर्दों की शान शौकत की परवाह नहीं कर पा रहा था। उन सैनिकों ने गोले के गोदाम से एक तोप का गोला निकाला और उसके फ्यूज को बुझाया। फ्यूज की लंबाई बताती थी कि विस्फोट कितने समय बाद होगा। केवल गोले के वजन और समुद्री पानी के घनत्व का हिसाब लगाकर यहां माना गया कि गहराई और तापमान के हिसाब से अनुवादकर्ता ने अर्थ के अनुरूप वाक्य क्रम बनाए रखा। जहाज के लोग घबराकर विभिन्न क्षति की मरम्मत कर रहे थे। भागते समय जहाज में टॉर्पीडो जैसे गहरे समुद्र के हथियार नहीं थे। उनके पास बस छिपने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। पैरोरो यिंगवुलवो हाउ संभवतः पैरोटरो या पैगियोरो पैरोरो यिंगवुलवो हाउ संभवतः पैरोटरो या पैगियोरो जहाज का नाम धीरे धीरे समुद्र की ओर डूब रहा था। इसी वक्त गहराई लगभग 100 मीटर तक पहुंच चुकी थी। युद्धपोत पर मौजूद सेनाध्यक्ष हार मानने को तैयार नहीं था और उसने सैनिकों को फ्यूज सबसे लंबा रखने का आदेश दिया। जहाज के लोग सांस तक नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने फिर से गोला फेंका। यदि गोला लग गया तो परिणाम भयानक होंगे। पर यह समुद्र के 2000 लीग की यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ऐसे में कैसे इतनी आसानी से डटे रहे। गोला उनकी दूरी से 5 मीटर से भी कम पर फटा। सभी ने संकट की घड़ी पार करने के बाद राहत की सांस ली, पर उनकी खुशियों को ज्यादा देर नहीं मिली। युद्धपोत के उपग्रहक नजीर जासूस ने पानी के नीचे अजीब आवाजें सुनी। असल में बम से भी ज्यादा भयानक थे गहरे समुद्र के उन अज्ञात जीवों की मौजूदगी। किसी ने नहीं सोचा था कि समुद्री तह इतनी भयावह होगी। कुछ समय पहले नियमों कप्तान और उनके साथी टरबाइन की खराबी की वजह से सीधे 500 मीटर के करीब समुद्र तल तक डूब गए थे। पूरे जहाज वालों की जान बचाने के लिए उन्हें मजबूरन बढ़िया लड़की लीना से मदद मांगनी पड़ी और उसने एक साधारण कृत्रिम वायु दबाव प्रणाली बनाई। नाविक लोग बारी बारी करके जोर लगाकर लीवर खींच रहे थे, पर चाहे कितनी भी कोशिश की जाए पैरोरो ऊपर आने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। उल्टा भारी व्यायाम की वजह से अंदर की ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी से चक्कर और हृदय संबंधी परेशानी सब पर छा गई। यहाँ तक कि चप्पल कुत्ते को भी बजाया नहीं जा सका। सुझाव देने वाली लीना थोड़ी होश में थी और महसूस कर रही थी कि किसी जगह से हवा निकल रही है, अन्यथा यह परिणाम नहीं होता। जहाज वालों की बढ़ती चीखों और सांस लेने की आवाज में सचमुच कहीं से सिज्ज जैसा रिसाव सुनाई दिया, पर वह पहले लोगों की कोर्से की हौसला बढ़ाने वाली आवाजों में दब गया था। लीना तुरंत अपनी स्कर्ट फाड़कर उस पर तेल लगाकर रिसाव वाली पाइप पर बांध देती है। नीमो की मदद से वह नीमो की मदद से वह पाइप ठीक कर दी जाती है। आशा देखकर जहाज के लोग अपनी आखिरी ताकत जोड़कर पैरोरो को फिर से सतह की ओर उठाने में सफल होते हैं। लोग बाहर की ताजा हवा में गहरे सांस लेते हैं, पर मार बच निकलने के बाद जहाज वालों के मन में अलग ही विचार आ गए। वे अस्थायी दल थे और पैरोरो की सुविधाएं पूरी तरह से विकसित नहीं थी। जाहिर है कि जमीन पर लौटना ही सुरक्षित था। पहला जो कदम उठाते हैं वे 2 कुलीन महिलाएं थीं, क्योंकि तट अब पास था। वे अपने पहने हुए पोशाकों की परवाह नहीं करते हुए कूदकर तट की ओर तैर पड़ी। उनके पीछे 2 भारतीय मूल के नाविक भी चले गए। पैरोरो ने इस नजारे को निराशा से देखा। वह तो उन्हें गोली मार नहीं सकता था, पर जल्द ही तट पर सैनिकों का झुंड आ गया। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से सूचना मिली थी कि पैरोरो पर भगोड़े सवार हैं और वे तट के नावों से पीछा करने लगे। लीना ने यह देखा और तुरंत समझ गई कि सामने वाले किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। वह फौरन पलटकर पैरोरो की ओर तैर आई, जैसा कि उसने सोचा था। हालांकि लीना का मंगेतर स्थानीय कुलीन था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर में वह कुछ भी नहीं था।